लोकसभा इंतखाबात के हवाले से बीजेपी की पूरी तवज्जो जम्मू कश्मीर पर है। बीजेपी के बड़े लीडर इसके बारे में मुसलसल जहनसाजी कर रहे हैं। आज भी पार्टी के बड़े बड़े लीडरों ने जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर में बंद कमरे में मीटिंगें की। लीडरान इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के तमाम अजला के लोगों ने शिरकत की। मीटिंग में लोकसभा इंतखाबात की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया और जिले रहनुमाओं को तमाम तबकात में पार्टी की बुनियाद बढ़ाने की हिदायत दी गई। बीजेपी की खुसूसी तवज्जो कश्मीर पर है। लोकसभा इंतखाबात से पहले बीजेपी वादी में भी अपनी बुनियाद बढ़ाना चाहती है। और इस वक्त हमारे नुमाइंदे मनोज कौल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरह से बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर में इस बार लोकसभा के चुनाव को लेकर मीटिंगें हो रही हैं, मंथन हो रहा है, क्या कुछ आज मीटिंग में हुआ है? क्या कुछ बाहर निकल कर आया है? देखें जिलानी, जैसे ही ये शुरुआत हो गई है कि आप पार्लियामेंट्री चुनाव होने वाले हैं, तो उसके बाद से जितनी भी पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या देश के अलग अलग हिस्सों में हो, सभी की सभी पार्टी इस तकदों में लगी हुई हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों को अपनी तरफ माइल कर सके, अपनी तरफ राग़िब कर सके। और आज यहाँ हमने देखा कि पिछले कई दिनों से यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो लगातार ऐसी मीटिंगें करते हैं, कई पब्लिक मीटिंग्स होती हैं जहाँ लोगों को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश है। और आज बीजेपी की यहाँ एक क्लोज डोर मीटिंग हुई जिसमें इसके ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी अशोक कौल और बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, यहाँ के जम्मू कश्मीर यूटी के जो प्रेसिडेंट हैं रविंदर रैना, वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे। और उसमें ये देखा गया कि किस तरह से कोशिश की जाए, किस तरह से जो लोकल लेवल पर जो विस्तारक रखे गए हैं उन्हें ये बताया गया कि आप कैसे पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ा दें, लोगों के साथ राबिता कैसे बढ़ाया जाए। और ख़ास बात जो आज की मीटिंग की जिलानी वो ये थी कि उसमें जो विस्तारक जिन्हें कश्मीर का चार्ज दिया गया है उन पर ज़्यादा फोकस आज की मीटिंग में था। उन्हें ये कहा गया कि कश्मीर वैली के अंदर जो बीजेपी की जो बेस है उसको मजबूत किया जाना चाहिए और किस तरह के क्या क्या इकदाम उठाने की ज़रूरत है उन पे चर्चा हो गई। मैं आपको बता दूं जिलानी की बीजेपी का जहां जम्मू में हमने देखा है कि बेस काफ़ी स्ट्रांग है, वहीं कश्मीर वैली में उतना ज़्यादा बेस स्ट्रांग इस पार्टी का नहीं है। लेकिन वो ये चाहते हैं कि कश्मीर वैली में भी उनकी जो बेस है वो स्ट्रांग हो जाए, उस पर खासा ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो कश्मीर को लेके ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, बल्कि जम्मू में जहां पर उनका बेस स्ट्रांग भी है वहां पर भी लगातार कोशिशें पार्टी की तरफ ये की जा रही हैं कि जहां पर भी पार्टी के बेस को और मजबूत बनाया जाए। और उसी सिलसिले में जो आज ये मीटिंग थी इसमें खास तौर पर यह कहा गया 19 तारकों से जिनको कश्मीर का चार्ज दिया गया है उन्हें यह बताया गया कि वो ग्राउंड पे जाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी तरफ माइल करें ताकि आने वाले जो पार्लियामेंट चुनाव हैं उसमें बीजेपी ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल कर सके। जी मनोज, जिस तरह से आज ये मीटिंग की गई, मीटिंग में लोगों तक पहुंचने की बात की गई है, तो क्या इसमें मीटिंग्स होंगी, जलसे होंगे, लोगों से कैसे संवाद बनाया जाएगा, क्या कुछ तय किया गया है? देखिए ये क्लोज डोर मीटिंग थी जिलानी, तो तफसीलन हम ये नहीं कह सकते कि पॉइंट टू पॉइंट वहां पे क्या डिस्कस किया गया। लेकिन एक बात जरूर है कि जिस तरह से बीजेपी ने पूरे मुल्क भर में एक अभियान चलाया है जिसमें पहले भी हमने देखा कि लगभग 1 महीने तक लोगों के साथ एक अभियान चलाया गया। उनको ये कहा गया कि पिछले 9 साल की जो उपलब्धियां हैं केंद्रीय सरकार की, नरेंद्र मोदी की सरबराही में जिस तरह से काम हुए हैं, डेवलपमेंट के काम, वो लोगों तक पहुंचाएं। आम लोगों को ये बताएं कि आखिर इस सरकार ने किस तरह का काम किया है जो उससे पहले सरकारें नहीं कर पाई थी। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है, अगर यहाँ देखें, जहाँ जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर डेवलपमेंट का जो है ज्यादा फोकस बीजेपी पे रहा है। हालांकि यहाँ बीजेपी की तरफ से जो बड़ा कदम उठाया गया था दफा 370 को हटाया जाने का और 35A को हटाया जाने का, वो मुद्दा भी है, लेकिन बीजेपी उसको उतना ज्यादा तूल नहीं दे रही है। बीजेपी का जो फोकस है, जो स्ट्रेस है, वो इस बात पर है कि इन 9 वर्षों में किस तरह से, और खासतौर पर अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो पिछले 3-4 साल में यहाँ किस तरह जो 2019 के बाद
यहाँ किस तरह की डेवलपमेंट हुई है उस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है लोगों को कि वो लोग आम लोगों को समझाएं कि सरकार ने जो काम किए हैं। अगर हम कश्मीर वैली की बात करेंगे तो वहां पर जो रेल कनेक्टिविटी है या G20 की जो मीटिंग हुई या टूरिज्म जो फल फूल रहा है, जो रिकॉर्ड नंबर आ रहा है टूरिस्ट का, उसके बारे में लोगों को बताया जा रहा है कि सड़कों की हालत जो है वो बेहतर बनाई गई है, रोड कनेक्टिविटी है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उस पर खासा ध्यान दिया जाता है और कारकुनों से ये कहा जाता है, जो बेसिक ग्राउंड लेवल के जो लीडर्स हैं उन्हें यह कहा जाता है कि लोगों को समझाएं कि किस तरह के काम हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जम्मू में भी जिस तरह के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आए हैं उन पर भी लगातार कोशिश बीजेपी की यह है कि जो टॉप लीडरशिप है वो उन लोगों को जो मैटर करते हैं या जो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जमीनी सतह पर, उनसे ये कहा जाता है कि जिस तरह के डेवलपमेंटल काम हुए हैं वो लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों को ये बावर कराया जाए कि पिछले 9 साल के दौरान जो काम हुए हैं वो लोगों के हित में हुए हैं। और एम्प्लॉयमेंट की बात हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो या बाकी जो पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं उनको भी लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बीजेपी के साथ जुड़े। बिल्कुल मनोज, जिस तरह से आपने इशारा किया कि एक तो टूरिज्म की बात की आपने, टूरिज्म जो है रीढ़ की हड्डी है जम्मू कश्मीर की, खासकर हम बात करें, एक तो इससे टूरिज्म बढ़ा, इसका मतलब रोजगार बढ़ा। दूसरा, अमरनाथ यात्रा पुरअमन तरीके से चल रही है, उसमें भी रोजगार मिलता है लोगों को। और तीसरी ये चीज है कि जिस तरह से 3 दहाइयों बाद मुहर्रम का जुलूस निकला है, एक बड़ी उपलब्धि है सरकार की, एलजी इंतजामिया की, तो ये भी एक हद तक भुनाया जा सकता है बीजेपी के हक में, एक तरह से प्लस पॉइंट होगा ये। जी हाँ, बिल्कुल जिलानी, देखें कश्मीर की अगर बात करेंगे तो हम देखते हैं कि टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उससे लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। और हमने देखा कि पिछले साल भी 1 करोड़ 70 लाख से ज्यादा या टूरिस्ट आए थे और इस साल भी अभी तक जो सरकारी आंकड़ा है 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस बार भी आए हैं। तो कोशिश सरकार की ये है कि जो टूरिज्म है, टूरिज्म सेक्टर को और बढ़ावा दिया जाए। अब हमने देखा जो G20 की जो मीटिंग हुई थी वर्किंग ग्रुप की टूरिज्म की, जो श्रीनगर में मीटिंग हुई थी, उसमें भी सरकार ने ये कहा था कि जो लोग बाहर के देशों से आए हैं, बाहर के मुल्कों से आए हैं, तो उन्होंने भी जब देखा कि कश्मीर के हालात जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं तो उससे ये एक संदेश बाहर जाएगा कि आप कश्मीर में जो टूरिस्ट हैं वो जा सकते हैं, बिना किसी खौफ खतर के घूम सकते हैं। तो इस बात को लेकर भी बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि लोगों को ये समझाने की कोशिश की जाए कि अगर हालात ठीक होते हैं, जब हालात बेहतर हुए, बीजेपी की जो अगर हम यहाँ देखें कि पिछले 3 साल में जो यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा का जो काम है उसको भी गिनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि डायरेक्टली अगर हम देखें तो अभी यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही रूल चलता है, क्योंकि ये यूटी है और एलजी यहाँ पर एलजी का प्रशासन है। तो सरकार ने जो काम किए हैं, जो नेशनल लेवल पे काम किए हैं या जहाँ जो डेवलपमेंट हुआ है उसका डायरेक्ट जो श्रेय है वो भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है और लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जुड़े तो उन्हें और फायदा हो सकता है। तो यही वजह है कि बीजेपी लगातार, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि वो कोशिश करती है कि जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, जो तरक्की हुई है, जो अच्छे काम हुए हैं, उनको गिनाने की कोशिश कर रही है ताकि जम्मू और कश्मीर दोनों डिवीजन्स में पार्टी की जो साख है, पार्टी की जो बेस है, उसको और मजबूत किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा जाए। जी जलान जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस पूरी बातचीत के लिए। जैसा कि मनोज ने कहा कि बीजेपी की तरफ से आज जो मीटिंग हुई, बाहर कुछ खुलासा नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी चाहती है कि एलजी इंतजामिया और बीजेपी मरकजी सरकार की तरफ से जो कुछ डेवलपमेंट के काम जम्मू कश्मीर में हुए हैं उसको पूरी तरह से भुनाया जाए, उसको लोगों तक पहुंचाया जाए, हर तबके तक पहुंचाया जाए कि बीजेपी के साथ जुड़ने में जम्मू कश्मीर के अवाम का किस कदर फायदा होगा। जिस तरह से टूरिज्म की हमने बात की, अमरनाथ यात्रा की बात की, और 3 दहाइयों बाद जिस तरह से मुहर्रम का जुलूस निकला, अमन अमान कायम है, तो ऐसी सूरत में कश्मीर में और भी बहुत से फायदे बीजेपी की तरफ से पहुंच सकते हैं। ये बीजेपी अपनी बात हर तबके के लोगों को पहुंचाने की कोशिश में जुट चुकी है, क्योंकि 2024 में बीजेपी नहीं चाहती कि वो वादी में एक तरह से पहले की तरह उसकी पोजीशन ना रहे, बल्कि जो काम किए गए हैं उसका फायदा, उसका लाभ बीजेपी को जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से मिले। और वहीं जम्मू कश्मीर से दफा 370 खत्म किए जाने के खिलाफ दाखिल अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत का आगाज हो गया। आज की समाअत खत्म हो चुकी है, कल दोबारा समाअत का आगाज होगा।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सदारत वाली 5 रुकनी बेंच इस मामले की सुनवाई कर रहा है। इस पर फैसला तो बाद में आएगा, लेकिन इससे पहले इस पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और अपोजिशन जमातों ने इस मुद्दे पर इल्जामात और जवाबी इल्जामात लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। सभी पार्टियां इस मुद्दे को अपने हक में भुनाने की कोशिश कर रही हैं ताकि लोकसभा चुनाव के दौरान इस मुद्दे पर ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सके। खासतौर पर पीडीपी और एनसी जैसी पार्टियां आर्टिकल 370 पर जज्बाती कार्ड खेलने में ज्यादा मसरूफ हैं। तो 370 पर सुनवाई का आगाज पार्लियामेंट में हो चुका है और आज की जो कार्रवाई है वो खत्म हुई। कल फिर दोबारा इस पर सुनवाई होगी। कपिल सिब्बल मुखालिफिन की तरफ से 370 मुखालिफिन की तरफ से सुनवाई पर बहस कर रहे हैं। वहीं बीजेपी को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से केस गया है और सुप्रीम पार्लियामेंट में जिस तरह से बिल पेश कर यहां से 370 खत्म किया गया है। आज ही अमित शाह ने जिस तरह से तफसीलात बताई है कि 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में किस तरह से तरक्की हुई है, कितना फायदा पहुंचा है, सरकार की मंशा क्या थी, ये सारी तफसीलात अमित शाह ने बयान की हैं। लेकिन इसी मुद्दे को लेकर वहीं पीडीपी और एनसी लगातार सियासत कर रही है और जैसा कि महबूबा मुफ्ती ने भी सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि इस मुद्दे पर उन्हें भी उम्मीद है कि 370 के मामले को लेकर पीडीपी के हक में ही फैसला, एक तरह से कश्मीर के हक में फैसला आएगा। उनका कहना है वो नहीं मानती कि 370 के सही तरीके से हटाया गया है। 370 हटाया गया, उन्हें वो कहती हैं कि उनके हुकूक छीने गए हैं। समीर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ इस पूरे मामले पर बात करने के लिए जुड़ चुके हैं। समीर, जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर सियासत हो रही है, पर सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ सुनवाई हो रही है, दूसरी तरफ इस पर सियासत हो रही है, कैसे इस सियासत को लिया जा रहा है 370 के मुद्दे पर? अभी सुनवाई चल रही है, मामला पूरी तरह से साफ नहीं हुआ, लेकिन चाहे वो बीजेपी हो, एनसी हो, पीडीपी हो, ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके हक में आएगा। हर एक को उम्मीद है। समीर, देखिए जिलानी, मुझे आपकी आवाज पूरी सुनाई नहीं दी, लेकिन जहां तक आप कह रहे थे कि सियासत हो रही है और ये सही बात है। धारा 370 पे आज से सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुआ है, हियरिंग शुरू हुई है, लेकिन सियासत उसके बाद और तेजी पकड़ गई। हमें लग रहा था कि हो सकता है कि हियरिंग है, जुडिशियल मसला है और पॉलिटिशियंस जो हैं वो इसको अब इस हिसाब से लेंगे कि चलो जुडिशरी में मसला है और कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट अब इसकी हियरिंग शुरू करेगा तो सियासत इस पर नहीं रहेगी। लेकिन सबसे पहले हमने देखा उमर अब्दुल्ला ने इस पर बात की, वो खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और वहां कहा कि ये हमारे दिल के करीब मसला है, हम चाहते हैं इंसाफ के लिए आप ये आए हैं और सुप्रीम कोर्ट हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले का हल करे और जो धारा 370 को हटाया गया है उसके खिलाफ जो हमने अर्जी दी है उस पर एक सिंपैथिक अप्रोच अडॉप्ट करे। इसके साथ जब उन्होंने ये बयान दिया उसके साथ ही बीजेपी ने भी इसका रिएक्शन किया और उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की श्रीनगर में, उन्होंने राइट टू लेफ्ट बीजेपी को लताड़ा और कहा कि बीजेपी ने कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा दी, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका उल्लंघन किया और जिस तरह से धारा 370 को हटाया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर अब उनकी नजरें हैं, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मसले पे इंसाफ उनसे करेगा तो उसी से आगे की जो देश की दिशा है वो तय होगी। उनका ये कहना था कि जो बीजेपी है, बीजेपी के ऑर्डर से जम्मू कश्मीर नहीं चलेगा, देश नहीं चलेगा। बीजेपी को अगर रोकना है, बीजेपी की जो हठधर्मी है, जो उनका अप्रोच है वो गलत है, तो उसको बीजेपी ने फिर एक बार खारिज किया। जब हमने कविंदर गुप्ता से लेकर दिल्ली तक जो नेता है बीजेपी के, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ये गलत, महबूबा गलत कह रही है, इसमें कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था। धारा 370 को हटाना ये एक बड़ी बात थी और जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों की तस्वीर और तकदीर में बहुत चेंज हुआ है। लोग यहाँ पे डेवलपमेंट का नया आयाम शुरू हुआ है, यहाँ पीस आया है, यहाँ पे लोग अब तरह तरह के चीजों को वो कर रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि जम्मू कश्मीर में जो रेस्टोरेशन ऑफ पीस है, डिग्निटी है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज है और डिफरेंट सेक्शंस वेरे जिसमें वाल्मीकि है, रिफ्यूजीज हैं या जिनको लोगों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला था उनको इंसाफ मिल रहा है। तो ये राजनीति सुबह से हम लगातार देख रहे हैं और
राजनीतिक जो लोग हैं वो सुबह से इस पर बातें कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग है वो आज से शुरू हुई है। देखिए कपिल सिब्बल है, कपिल सिब्बल ने आज हियरिंग को शुरू किया। जो 5 रुकनी बेंच के सामने उन्होंने जो पिटीशन दाखिल किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और बाकी लोगों ने उसकी पैरवी की। उन्होंने तुरंत बाद आपने देखा गुलाम नबी आजाद ने इस पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल ने बहुत जबरदस्त तरीके से बात रखी है। तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिशियन वो नजर रखे हुए हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में हो क्या रहा है। उमर अब्दुल्ला खुद वहां पे थे, उनके लोग भी वहां पे थे, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी वहां पे थे, हसनैन मसूदी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, और जितने भी पॉलिटिशियन श्रीनगर में बैठे हैं वो भी, और जम्मू में बैठे हैं, ज्यादातर जम्मू में बीजेपी के और श्रीनगर में पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी पार्टियों के हैं, वो लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में जो डे टू डे हियरिंग होगी उसमें आखिर होता क्या है, आखिर आगे चल के किस करवट ये बदलता है। लेकिन लोगों की अगर हम बात करें तो लोग भी इसी इंतजार में है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में डे टू डे हियरिंग में क्या हो रहा है। डे टू डे हियरिंग नहीं होगी, 3 दिन रखा गया है, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को, और इन 3 दिनों में लगातार हर हफ्ते ये इस पे हियरिंग होगी। तो ऐसा लगता है कि जितने पिटिशनर्स हैं तकरीबन 22 के करीब, इसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि हर एक वकील जो पैरवी कर रहे हैं पिटिशनर्स की उनको भी टाइम दिया गया है। किसी को 10 घंटे दिए गए, किसी को 8, किसी को 2, किसी को 1 घंटे दिए। तो वो उसके बाद वकील जो सरकारी जो पक्ष है वो अपनी दलील रखेगा। तो कहने का मतलब है कि इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, बीच में छुट्टियां भी पड़ती है। तो थोड़ा लेकिन समीर जिस तरह से एनसी और पीडीपी की तरफ से इस पर लगातार बयान आ रहे हैं, दीगर पार्टियां भी वहां मौजूद हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो एक तरफ हैं, बीजेपी एक तरफ है। और अब तो बीजेपी ने ये मुहिम भी शुरू की, जिस तरह से आपसे पहले से जब मैं बात कर रहा था मनोज से, उन्होंने कहा कि कश्मीर में खासकर अब लोगों तक, आम लोगों तक पहुंचने की बीजेपी की कोशिश है कि 370 हटने के बाद क्या फायदा हो। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, दूसरी तरफ 370 को लेकर ही बीजेपी जो है वहां पर आक्रामक रूप अपनाई हुई है कि देखिए किस तरह से फायदा पहुंचता है। 370 की वजह से काफी पाबंदियां थी, कई कानूनी अड़चनें थी, जिसकी वजह से कश्मीर को फायदा नहीं मिल रहा था। तो काम तो हो रहा है दोनों तरफ, कोई मुखालिफत कर रहा है तो कोई इसकी हिमायत में है। तो लोगों तक क्या मैसेज जा रहा है, क्या लोगों के जहन में क्या है इस वक्त? देखिए अगर जिलानी समझे तो अगर हम दिल के लोगों की बात करें तो लोग यही कह रहे हैं कि भैया 370 पे आप सियासत तो करो, लेकिन सरकार से उनकी ये गुहार है जो हम आम लोगों से बात करते हैं कि यहाँ पे असेंबली इलेक्शन करवाइए। देखिए अगर 370 को रेस्टोर रखना है, इसको कंटिन्यू रखना है, या सुप्रीम कोर्ट का उसके बरक्स देता है, लोगों को इससे बहुत ज्यादा इस टाइम कनेक्शन नहीं है। बहुत स्टेटहुड की लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे रियासत में असेंबली के इलेक्शन करवाए। जो जम्मू कश्मीर यूटी में पिछले 5 साल से एक पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, उस पर सबसे ज्यादा लोगों की दिलचस्पी है। लोग उस चीज के इंतजार कर रहे हैं कि दफा जो इलेक्शन है यहाँ पे करवाया जाए। अब रहा 370 का, देखिए दफा 370 एक इमोशनल कार्ड है बहुत सारे लोगों के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए और आम कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। यहाँ ये भी बात अपनी जगह है कि कई लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, कई कहते हैं कि इसको रेस्टोर नहीं करना चाहिए, कई कहते हैं कि ये अब एक हिस्ट्री बन गया है। तो मुख्तलिफ राय है यहाँ जम्मू कश्मीर यूटी में भी, मुख्तलिफ शेड्स के लोग इस पर अपनी अपनी रुख रखते हैं, अपना अपना एक स्टैंड रखते हैं। लेकिन अगर आम लोगों की बात करें तो उनका एक चीज पर तो मत है, जो कश्मीर में भी हम देखते हैं और जम्मू में भी देखते हैं, वो है असेंबली इलेक्शन करवाइए, यहाँ पे एक पॉपुलर गवर्नमेंट लाइए। यहाँ पे जो पिछले 5 साल में कोई गवर्नमेंट नहीं है, उससे ब्यूरोक्रेटिक रूल यहाँ पे जो ज्यादा मजबूत हुआ है, उससे कनेक्शन बिटवीन आम लोगों का और गवर्नमेंट के बीच में जो एक कनेक्शन था वो खत्म हो गया। बिल्कुल, ये जरूर देखा गया, ये जरूर देखा गया। अब लोग जो है असेंबली इंतखाबात चाहते हैं ताकि आवाम की हुकूमत आए और जो सहूलतें, जो सुविधाएं हैं, वो एक उनकी अवामी गवर्नमेंट ही उनको पहुंचा सकती है। ये एक हमने देखा है कई बार। बहुत बहुत शुक्रिया समीर इस बातचीत के लिए। जैसा समीर ने कहा कि एक तरफ सुनवाई चल रही है 370 पर और दूसरी तरफ यहां पर सियासत चल रही है, लेकिन आम लोगों को इंतजार है तो असेंबली इंतखाबात का। और आगे बढ़ेंगे। दूसरी तरफ मरकजी वजारत दाखिला ने पार्लियामेंट में आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 3 सालों में होने वाली तब्दीलियों के बारे में आदाद शुमार पेश किए। मरकजी वजीर अमित शाह के मातहत वजारत दाखिला ने पार्लियामेंट को बताया कि साल 22-23 में जम्मू कश्मीर में 92,562 मंसूबे मुकम्मल हुए, जो कि साल 18-19 के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा है।
यानी वजारत दाखिला की तरफ से निशानदही की गई कि आर्टिकल 370 और दीगर आईनी इबहाम की वजह से इस खित्ते के लोगों को आइन के हुकूक और मरकजी कवानीन के फवायद से महरूम रखा गया था। लेकिन आईनी तब्दीलियों के बाद तमाम मरकजी कवानीन को मनसूख कर दिया गया, मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके जम्मू कश्मीर में नाफिज किया गया है और 130 रियासती कवानीन में तरमीम और 205 रियासती कवानीन को मनसूख करके नाफिज किया गया है। और आइए सीधे बात करते हैं, फोन पर हमारे साथ सीनियर एडिटर पॉलिटिकल अमन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन जी, जिस तरह से एक तरफ 370 पर सुनवाई हो रही है, पार्लियामेंट में अमित शाह ने तफसील पूरी दी है कि क्या नुकसान था और क्या फायदे पहुंचे हैं, कितनी अहम बात आज रखी गई है पार्लियामेंट में ताकि जम्मू कश्मीर के अवाम तक ये बात पहुंचे? जी बिल्कुल, देखिए 26 पेज लंबा ये जवाब है पार्लियामेंट में जो आज दिया गया है। जो सवाल पूछा गया था कि 370 हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में क्या इन्वेस्टमेंट आया है, क्या तब्दीली आई है, तो उस पर अमित शाह जी के मंत्रालय ने पूरा एक 26 पेज का डिटेल्ड जवाब दिया है। कई चीजें इसमें बताई गई हैं, मोटी मोटी जो बातें बताई गई हैं कि पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है हर फ्रंट पे जम्मू एंड कश्मीर का। ये कहा गया है कि जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन है और जो इन्वेस्टमेंट है ये पिछले 3 साल में 10 गुना बढ़ गई है। तकरीबन पहले तकरीबन 10,000 प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए थे 2018-19 की बात करें, और 2022-23 में तकरीबन 92,000 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ये भी कहा गया कि इन्वेस्टमेंट की भी 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। 2,153 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पिछले साल जम्मू एंड कश्मीर में आ चुकी है। जीएसटी की कलेक्शन भी ऑल टाइम हाई पे है, तकरीबन 9,300 करोड़ के आसपास। उसके अलावा जो बड़ी बातें ये भी कही गई है कि सड़क हो, बिजली हो, कनेक्टिविटी हो, हर चीज में इम्प्रूवमेंट आया है। अब नेशनल हाईवे पे जो है श्रीनगर, जम्मू से श्रीनगर आने में सिर्फ 5 से 6 घंटे लगते हैं, पहले 8 से 10 घंटे लगते थे। रोड्स का जो वाइडनिंग हुआ है, टनल नए बने हैं उससे, और एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, रिंग रोड बन रही हैं, और इलेक्ट्रिसिटी पावर के सिचुएशन में भी काफी चेंज है। ये सब बातें जो है बड़ी तफसील से, और टूरिस्ट नंबर पे भी काफी तवज्जो दी गई है कि जो टूरिस्ट नंबर इंक्रीज हुआ है, तकरीबन 1,88,00,000 टूरिस्ट पिछले साल कश्मीर में आए, और इस साल ऑलरेडी 1,10,00,000 टूरिस्ट जून तक कश्मीर आ चुके हैं। तो ये सब बात पे बहुत तवज्जो दिया गया है। जी, ये कितनी असरअंदाज होगी जब वहां पर एक, पहले तो अभी असेंबली इलेक्शन का कोई पता नहीं है क्योंकि अभी यहां सुप्रीम कोर्ट में जो है सुनवाई चल रही है, लेकिन पार्लियामेंट इलेक्शन तो होगा, तो इसका कितना असर आम लोगों पर पड़ेगा, उनको कितना समझ आएगा कि वाकई कितनी बड़ी तब्दीली हुई है 370 के बाद? जी बिल्कुल, देखिए सरकार की कोशिश तो यही है लोगों को ये समझाना कि काफी तब्दीली हुई है, शांति हुई है, जो पत्थरबाजी होती थी वो खत्म हो चुकी है, कर्फ्यू लगता था वो खत्म हो चुका है, और टूरिस्ट जो इतना जम्मू कश्मीर आ रहा है ये भी ये शो करता है कि नॉर्मल सिचुएशन पिछले 2 से 3 सालों में सेंटर यहाँ पे ला पाया है। उसके अलावा भी जो G20 का इवेंट हुआ श्रीनगर में मई में, वो भी उसका भी ब्यौरा दिया गया है कि सरकार ने इनफैक्ट कहा है कि ये वैली की टूरिज्म में एक लाइफ टाइम इवेंट था, और ट्यूलिप गार्डन के में जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनका भी हवाला दिया गया है कि कैसे तकरीबन 4 लाख टूरिस्ट ने ट्यूलिप गार्डन को विजिट किया है इस साल। हेल्थ केयर पे, कई सारे मुद्दों पे, और ट्रेन जो कनेक्टिविटी अभी जो पूरी नई बनाई जा रही है कटरा बनिहाल सेक्शन के बीच में, और चनाब ब्रिज जो बनके तैयार होने वाला है, उस सब का हवाला देके लोगों को यही कहा जा रहा है कि देखिए डेवलपमेंट JNK में बहुत हुआ है पिछले 3 साल में, और पार्लियामेंट्री चुनाव में सरकार को लगता है कि इसका असर जो है लोगों के बीच में रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमन शर्मा जी इस जानकारी के लिए और इस बातचीत के लिए। तो जैसा कि अमन शर्मा ने कहा कि सरकार की ये कोशिश है कि कश्मीर के लोगों को ये बताया जाए, जो डेवलपमेंट किया गया है वो दिखाया जाए लोगों को कि 370 की वजह से जो चीजें रुकी थी वो अब नहीं रुकेगी आइंदा 370 की वजह से। तो 370 उनके लिए कितना नुकसानदेह था ये भी उनको समझाने की एक तरह से सरकार की कोशिश है। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है, जो कुछ फैसला आएगा वहां पर सभी पार्टियां तो यही कह रही हैं कि जो भी फैसला आएगा वो उन्हें मंजूर होगा। तो महासंग्राम 2024 में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।